सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो आज से हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा टॉपिक रहने वाला है समष्टि आर्थिक चर। समष्टि आर्थिक चर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में आज की क्लास रहने वाली है। तो आज की इस क्लास में इनका मीनिंग जानेंगे, इनका वर्गीकरण जानेंगे और जो जो चर हैं, ठीक है, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलती रहती है। और जो माइक्रो है, माइक्रो कंप्लीट हो चुकी है। इसके नोट्स खरीदने के लिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। बिल्कुल न्यूनतम मूल्य रखा गया है, केवल मात्र 40 रुपये में आपको कंप्लीट जो है माइक्रो दी गई है। जैसे जैसे क्लास है, क्लास के नोट्स के अकॉर्डिंग ही वो नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टॉपिक वाइज मैंने क्लास से बना रखी हैं, आप वहाँ से देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है समष्टि आर्थिक चर। समष्टि आर्थिक चर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। देखिए, कोई भी सिद्धांत होता है उसके 4 अंग होते हैं। नंबर 1 चल राशियाँ यानी कि वेरिएबल्स, मान्यताएं, अजम्पशंस, परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस और निष्कर्ष यानी कि प्रेडिक्शंस। ये 4 होते हैं, चल राशियाँ, मान्यताएं, परिकल्पनाएं और निष्कर्ष। कोई भी सिद्धांत होता है उसके ये 4 अंग होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो चर का अर्थ है, मीनिंग ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। चर का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, चर उसे कहते हैं जो विभिन्न संभावित मूल्य ग्रहण कर सके, यानी जो विभिन्न संभावित मूल्य ग्रहण कर सकें। देखिए, इसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि मांग की परिभाषा में मांग के साथ कीमत आती है, समयावधि आती है और बाजार के स्थान आदि को बतलाना आवश्यक होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अन्य एग्जाम्पल लें, जैसे मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, विनियोग, विनियोग, बचत, उपभोग, राष्ट्रीय आय, पूंजी, रोजगार आदि की परिभाषा को स्पष्ट रूप से करें तो ये जो सिद्धांत निर्माण का कार्य है वो भली भांति हो सके। तो ये होता है चर का अर्थ, यानी कि जिसमें विभिन्न संभावित मूल्य ग्रहण कर सके जो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो चर है इनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनके वर्गीकरण में हम देखें तो मुख्यतः ये 4 प्रकार के हैं। एक तो स्वतंत्र चल राशियाँ व आश्रित चल राशियाँ, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इसके बाद में आगे बात करें हम स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक एवं प्रवाह यानी कि स्टॉक्स एंड फ्लो। इसके बाद में नंबर 3 पर बात करें प्रत्याशित व वास्तविक चल राशियाँ, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट वेरिएबल। इसके बाद में बात करते हैं लास्ट जो है बाह्यजात तथा अंतर्जात चल राशियाँ, ठीक है। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, जो चर होते हैं 4 प्रकार के हैं। आज की क्लास में हम 2 के बारे में बात करेंगे, स्वतंत्र चल राशियाँ और आश्रित चल राशियाँ, और बात करेंगे स्टॉक एवं प्रवाह के बारे में। एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर जो है स्टॉक एवं प्रवाह का एग्जाम्पल पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम सभी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वतंत्र एवं आश्रित चर, ठीक है। सबसे पहले हम स्वतंत्र एवं आश्रित चर जो है इनका अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए, स्वतंत्र चर क्या होता है? जिस पर अन्य किसी चर का प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर अन्य किसी चर का प्रभाव नहीं पड़ता वह क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। और आश्रित चर कौन सा होता है? आश्रित चर वह चर होता है, आश्रित को इसे परतंत्र भी बोलेंगे, ठीक है, जो स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है। जो स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है वो आश्रित होता है, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। एक साइड में स्वतंत्र है, एक साइड में परतंत्र है, यानी कि आश्रित चर है।
देखिए मांग का नियम, इस समय स्वतंत्र चर क्या है, कीमत, और आश्रित क्या हो जाएगी, मांग की मात्रा। यानी कि मांग की मात्रा किस पर निर्भर करती है, कीमत पर निर्भर करती है। कीमत कम होगी तो मात्रा ज़्यादा खरीदेंगे और कीमत ज़्यादा होगी तो मात्रा कम खरीदेंगे। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लिया है उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के नियम के अंतर्गत देखें तो रोजगार की मात्रा, और इसमें जो आश्रित चर कौन सा हो जाएगा, उत्पत्ति की मात्रा। लेकिन क्या होता है, कोई भी जो चल राशि है सदैव स्वतंत्र या आश्रित नहीं होती है, यह परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर रोजगार की मात्रा स्वतंत्र थी, यहाँ पर रोजगार की मात्रा स्वतंत्र थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये आश्रित हो गई है, और आश्रित हो गई है क्यों, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, मजदूरी की दर जो है वो स्वतंत्र हो जाती है। तो ये था यहाँ पर, ये इनके मीनिंग थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, स्टॉक एवं प्रवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि जो राष्ट्रीय आय है वो किसका उदाहरण है, स्टॉक का या प्रवाह का। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम इनका अर्थ देख लेते हैं। स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है। देखिए स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वह मात्रा होती है जो किसी समय बिंदु पर मापी जाती है, किसी समय बिंदु पर मापी जाती है। और प्रवाह क्या होता है, जो समय अवधि पर मापी जाती है। ये तो समय बिंदु पर और ये एक समय अवधि में। यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, प्रवाह क्या है। देखिए स्टॉक इस साइड में मैंने लिखे हैं और प्रवाह जो है वो इस साइड में लिखा है। देखिए संपत्ति स्टॉक है और राष्ट्रीय आय जो है वो प्रवाह है। श्रम बल स्टॉक है, मुद्रा का व्यय प्रवाह है, पूंजी स्टॉक है, मुद्रा की मात्रा स्टॉक है, बैंक जमा स्टॉक है, और माल सूची स्टॉक है, विदेशी मुद्रा कोष भंडार स्टॉक है, और बचतें स्टॉक है। प्रवाह के अंदर बात करें, राष्ट्रीय आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण या विनियोग, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर ब्याज, माल सूची में परिवर्तन, बजट घाटे, बचत और निर्यात आयात की मात्रा, राष्ट्रीय विनियोग, ये सब क्या है, ये सब प्रवाह के उदाहरण है और इधर स्टॉक के उदाहरण है। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है इनसे। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो स्टॉक एवं प्रवाह के बीच में संबंध की बात करते हैं। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ अनुपात स्टॉकों के संबंध में, कुछ प्रवाह के संबंध में, तथा कुछ स्टॉक और प्रवाह के बीच अनुपातों को स्पष्ट करते हैं, जिनको कि मैंने आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल परिसंपत्तियाँ स्टॉक है, बटा में स्थिर परिसंपत्तियाँ स्टॉक है, तो बराबर में क्या है, स्थिर परिवर्तन का अनुपात आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी क्या है, प्रवाह है, और बचत भी क्या है, ये प्रवाह है, बचत भी क्या है, प्रवाह है, ठीक है। बचतें तो स्टॉक है लेकिन बचत क्या है, प्रवाह है। तो बराबर में क्या आएगा, बचत की दर, ये आप याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद में नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पादन जो है वो प्रवाह है, सकल घरेलू उत्पादन प्रवाह है, और जो विनियोग है, विनियोग जो है वो स्टॉक है, विनियोग क्या है, स्टॉक है। तो बराबर में क्या आएगा, विनियोग की दर, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया था। बचत जो है यहाँ पे प्रवाह है और विनियोग जो है वो स्टॉक, ठीक है। सॉरी, ये जो विनियोग है ये प्रवाह है, विनियोग प्रवाह, विनियोग भी क्या है, प्रवाह। पहले तो देखिए स्टॉक आ गया, ठीक है, फिर प्रवाह, फिर दोबारा से फिर ये प्रवाह है, ये भी प्रवाह है, फ्लो, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, विनियोग की दर। इसके बाद में लास्ट है सकल घरेलू उत्पादन, यहाँ पर प्रवाह लिया गया है और मुद्रा की औसत पूर्ति जो है स्टॉक लिया गया है। तो बराबर में क्या आएगा, मुद्रा का औसत आय प्रचलन वेग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियर गया होगा कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, प्रवाह क्या है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन बन के आ जाता है कि जो स्टॉक की अवधारणा एक झील में किसी समय के बिंदु पर पानी की कुल मात्रा को सूचित करती है, जबकि प्रवाह की अवधारणा उसमें किसी भी समय अवधि में शामिल होने वाले नए पानी की मात्रा को सूचित करती है। तो ये झील का पानी से संबंधित एग्जाम्पल है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही।
हमने स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बारे में जाना, स्टोक एवं प्रवाह के बारे में जाना। निश्चित ही इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।